अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर तारिक। ओके स्टूडेंट्स, क्लास एफएससी प्री मेडिकल पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। आज हम उसका टॉपिक न्यूक्लिक एसिड डिस्कस करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे आज? पहले नंबर पे न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी को देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किसने किया था। तो जो साइंटिस्ट था फ्रेडरिक मिश्र, उसने 1870 में न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था। और उसने कैसे डिस्कवर किया था? उसने आइसोलेटेड किया था इसको न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स, यानी कि जो पस सेल्स होते हैं, यानी कि जो हमारे अक्सर रेशा वगैरह बनता है, उनके सेल्स लिए थे। उन सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर से उसने इनको क्या किया था, न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था। अब क्योंकि न्यूक्लियाई जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है, तो हैंस इट इज बिकम द कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियस के अंदर से डिस्कवर किया तो न्यूक्लिक एसिड एसिडिक है। वो क्या, न्यूक्लिक एसिड एसिडिक नेचर होता है। तो उसके एसिडिक नेचर होने की वजह से हमने इसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया। अब इसकी डिस्कवरी के बाद जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो चीज़ होगी हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास हैं। जो एक टाइप हम उसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड सेकंड इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स दैट आर डिस्कवर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स। अब उसने इसके बाद क्या किया, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स इन द यूक्रियोटिक सेल्स। अब यूक्रियोटिक सेल यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो उनके अंदर जब उसने इनको डिस्ट्रीब्यूट देखा तो उनसे क्या देखा पहले नंबर पे कि डीएनए और 2 आरएनए, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि जिसको डीएनए का नाम दिया जाता है, एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड मींस आरएनए। तो उसके बारे में, डीएनए के बारे में ये उसने बताया कि वो कहाँ पर पाएगा, न्यूक्लियाई ऑफ द सेल्स, न्यूक्लियस में पाया जाएगा सेल्स के, फाउंड इन क्रोमोसोम्स, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम्स में, न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स के अंदर। और इसकी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में मिलती है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको क्रोमोसोम्स के ऊपर ही मिलेंगे, डीएनए वगैरह। नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड टाइप थी आरएनए, तो अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए यूक्रियोटिक सेल्स में, तो उसके कह रहे हैं कि ये आरएनए जो है ये पाया जाता है न्यूक्लियोलस के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसको न्यूक्लियोलस का, न्यूक्लियोलस जो है उसके अंदर ये हमें आरएनए नजर आएगा, या फिर राइबोसोम या साइटोसोल। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स के अलावा बाकी जितना पूरा सेल है, पूरे सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये आपको कौन सी टाइप मिलेगी, न्यूक्लिक एसिड की, आरएनए मिलेगी। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन थी डीएनए और आरएनए की, यानी कि न्यूक्लिक एसिड की। आगे केमिकल नेचर आ जाता है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का। तो केमिकल नेचर में हमारे पास न्यूक्लिक एसिड के बारे में ये बताया गया कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो क्या है, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। वो किस चीज से बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं कि जब पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोट ग्रुप, ये तीनों जब आपस में अटैच होते हैं, तो अटैच होने के बाद आपको क्या बना के देते हैं, न्यूक्लियोटाइड बना के देते हैं। यानी कि जैसे आपने एक 9th क्लास में पढ़ा था लास्ट टाइम, तो एटीपी जिसको कहते हैं, तो एटीपी इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर्स, पॉलीमर्स मीन कि उसके कंपोनेंट्स हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने बताया हुआ न्यूक्लिक एसिड के बारे में, हेरिडिटी डिटर्मिनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जब क्रोमोसोम्स के ऊपर पाया जा रहा है, तो क्रोमोसोम्स में आपको पता है जीन्स पाई जाती हैं, और जीन्स जो है वो डीएनए पर कंसिस्ट कर रही होती हैं। तो हेरिडिटी डिटर्मिनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट्स, यानी कि वो विरासती, जितना भी उनका जानने के लिए कि विरासत कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, वो चीज़ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, न्यूक्लिक एसिड के पास प्रेजेंट होती है। जो तीसरी चीज़ यहाँ पे बताई है वो बताई है उसकी एलिमेंटल कंपोजिशन, को उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं। तो पहला जो एलिमेंट्स यहाँ पर बताया गया वो बताया गया कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। दीज आर द एलिमेंट्स दैट कंपोज द न्यूक्लिक एसिड। तो ये हमारे पास था केमिकल नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब केमिकल नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बाद हम देखते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो हम आगे न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स अब किस चीज का, मैंने पहले बता दिया, इज मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट्स। जो पहला सब यूनिट हम उसको कहते हैं पेंटोज शुगर, सेकंड इज द नाइट्रोजनस बेस एंड थर्ड इज द फॉस्फेट ग्रुप। अब पेंटोज शुगर यानी कि 5 कार्बन मोनोसेक्राइड होगी, वो पेंटोज शुगर क्या होगी, 5 कार्बन मोनोसेक्राइड, जिसको हम राइबोज शुगर भी कह सकते हैं और डीऑक्सीराइबोज शुगर भी कह देंगे। सेकंड जो नाइट्रोजनस बेसिस, तो नाइट्रोजनस बेसिस आपको पहले से पता है कि 2 तरह की होती है डीएनए में, एक प्यूरिन्स होती है, दूसरी पायरिमिडीन्स होती हैं। तो ये दोनों तरीके की नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाएंगी। थर्ड जो है दैट इज द फॉस्फोरिक एसिड, यानी कि PO3 नेगेटिव, वो भी इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ये 3 चीजें मिलकर हमारे पास क्या बना के देंगी, न्यूक्लियोटाइड को कंपोज करेंगी।
अब इसको वन बाय वन हम इनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस, पहले नंबर पे तो यहाँ पे उन्होंने वही चीज़ आपको उसके कंपोनेंट्स बताए हुए हैं यहाँ पे भी, जैसे फॉस्फेट ग्रुप है, शुगर है, उसके बाद बेसिस है। तो बेसिस में उन्होंने प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स बताई हैं। प्यूरिन्स हमारे पास दो है, एडेनिन एंड गवानिन। पायरिमिडीन्स हमारे पास तीन होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। डीएनए है तो थाइमिन एंड साइटोसिन, और अगर आरएनए है तो साइटोसिन एंड यूरासिल। दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में जो पहला सब यूनिट था जिसका नाम था पेंटोज शुगर, तो पेंटोज शुगर यानी कि 5 मोनोसैकेराइड शुगर है, तो इसके डीएनए में डिफरेंट होगी और आरएनए में ये डिफरेंट होती है। अब जैसे डीएनए की फॉस्फेट ग्रुप की बात करेंगे, फॉस्फेट शुगर की जब बात, पेंटोज शुगर की बात करेंगे सॉरी, तो पेंटोज शुगर में आपको डीएनए के बारे में कह रहे हैं कि उसके पास जो शुगर होगी वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। यानी कि आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो ये स्ट्रक्चर के अंदर, इसके अंदर आपको ये फॉस्फेट ग्रुप, ये राइबोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है। उस डीऑक्सीराइबोज शुगर में आपको ये वाला ऑक्सीजन कार्बन, जो ब्लू कलर में जो हाइड्रोजन नजर आ रहा है, उसके साथ ऑक्सीजन आपको नजर नहीं आ रहा। तो दोनों तरफ, ऊपर भी और इसके नीचे भी, दोनों तरफ आपको हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। तो इसकी वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो डी का मतलब होता है नो ऑक्सी मीन ऑक्सीजन। जिसका ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसके पास, ऐसी पेंटोज शुगर जिसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, उसको हम किस चीज का नाम देंगे, डीऑक्सीराइबोज शुगर का नाम देंगे। तो डीएनए जो है उसके पास डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, लेकिन दूसरे नंबर पे आपको जो सेकंड बताइए आरएनए, उसके पास राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। और राइबोज शुगर में आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है, ये रेड कलर में OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ऊपर वाले में यहाँ पर O प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पर O प्रेजेंट है, तो इसको हम सिर्फ राइबोज शुगर का नाम देंगे। लेकिन अगर यहाँ से O को रिमूव कर देंगे तो ये हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर बन जाएगी। तो यही दो डिफरेंस है पेंटोज शुगर में, कि अगर आप डीएनए की पेंटोज शुगर की बात कर रहे हो तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, लेकिन जब बात करेंगे हम आरएनए की, तो आरएनए के अंदर वो शुगर कौन सी हो जाएगी, राइबोज शुगर हो जाएगी। अब उसके बाद इसका फर्स्ट सेकंड सब यूनिट जो है दैट इज नाइट्रोजनस बेसिस। तो दो तरह की नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पर डिस्कस की गई है, पहली प्यूरिन, सेकंड इज द पायरिमिडीन्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्यूरिन्स को पहले लेकर चलते हैं। तो प्यूरिन्स क्या है, डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस है। कैसी नाइट्रोजनस बेस, जो कि क्या है, डबल रिंग है। और उसमें आपको बताया था प्यूरिन्स कौन कौन सी है, एडेनिन एंड गवानिन। दीज आर द प्यूरिन्स that contain डबल नाइट्रोजनस रिंग्स। तो ये आपको एक जनरल सा डायग्राम दिखाई हुई है, जनरल सी किसकी, प्यूरिन्स की। अब प्यूरिन्स में जब एडेनिन की बात करेंगे उसका स्ट्रक्चर भी आपको डिस्कस किया हुआ है, और गवानिन का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर डिस्कस किया गया हुआ है। तो इसमें एक बात याद रखनी है, इसके 9 कॉर्नर होते हैं। शुगर एक जो शुगर, एक जो रिंग है वो 6 कार्बन होती है, और सेकंड जो रिंग है वो 4 कार्बन या 5 कार्बन रिंग होती है। तो ये हमारे पास नाइट्रोजनस रिंग के बारे, नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में है। तो प्यूरिन्स, एक एडेनिन और दूसरी गवानिन। अब एडेनिन का स्ट्रक्चर भी आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन का ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर NH पाया जा रहा है। तो ये डबल बॉन्ड वगैरह को कंप्लीट करने के तो डिफरेंट वेज के जरिए से हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, प्रेजेंट है। कौन सी, प्यूरिन्स। ये हमारे पास दो तरह की प्यूरिन्स पाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आ जाते हैं नाइट्रोजनस बेसिस में, वो हमारे पास पायरिमिडीन्स की आ जाती है। एंड पायरिमिडीन्स आर द सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस। वो कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस है, सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस है। और सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस में आपको नीचे डायग्राम्स भी नजर आई है, जैसे ये यूरासिल का स्ट्रक्चर है, ये थाइमिन का, और ये साइटोसिन का। दीज आर द 3 पायरिमिडीन्स दैट कंटेन सिंगल नाइट्रोजनस रिंग। तो इनके पास सिर्फ 6 कार्बन नाइट्रोजनस रिंग ही प्रेजेंट होती है, 6 कॉर्नर्ड। तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है, पायरिमिडीन्स का। और अगर आपको ये भी पता है कि जब डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए के अंदर सिर्फ साइटोसिन एंड थाइमिन पाया जाएगा, लेकिन जब आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह पर हमारे पास यूरासिल आ जाएगा। तो आरएनए में ये दो पाई जाएंगी और डीएनए में ये दो प्रेजेंट होंगी। ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस दैट नाइट्रोजन बेसिस पायरिमिडीन्स दैट कंटेन इन डीएनए एंड आरएनए और न्यूक्लिक एसिड वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में उसका थर्ड सब यूनिट है दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरिक एसिड में मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या हमारे पास होगा, H3PO4। तो हमारे पास H3 होंगे, हाइड्रोजन 3 होंगे, और उसमें फॉस्फोरस का एक एटम होगा और ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारे पास कौन सा है, फॉस्फोरिक एसिड है। और कंटेन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, यानी कि ऊपर अगर उसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसी के मुताबिक साइड पर आपको नजर भी आ रहा है, एक
2 और 3, 3 इसके पास 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और 1 फॉस्फोरस ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है, एक फॉस्फोरिक एसिड का। तो ये हमारे पास प्रेजेंट होता है एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर, ये तीनों सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर के, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अटैचमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन न्यूक्लियोटाइड, कि अब अटैचमेंट कैसे होती है इन मॉलिक्यूल्स की, कि ये जो तीनों सब यूनिट्स पड़े हैं, ये तीनों सब यूनिट्स आपस में अटैच कैसे होते हैं। तो जो नाइट्रोजनस बेस है वो अटैच होती है पोजीशन 1 ऑफ द पेंटोज शुगर, यानी कि पेंटोज शुगर का पहली जो कार्बन होगी उसके साथ हमारे पास कौन सी चीज प्रेजेंट होगी, जो नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होंगी। सेकंड जो फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक ग्रुप है, वो जो अटैच होगा यानी कि H3PO4 ग्रुप, वो अटैच होगा 5 कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। तो ये आगे नेक्स्ट आपको डायग्राम भी नजर आ रही है। तो ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि 1 कार्बन जो है राइबोस जो पेंटोज शुगर, जो उसके 1 कार्बन के साथ आपको नाइट्रोजनस बेस नजर आ रही है, और जो 5 कार्बन है उस 5 कार्बन के साथ आपको फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोरिक ग्रुप नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास अटैचमेंट है न्यूक्लियोटाइड्स के, न्यूक्लियोटाइड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में अटैच कैसे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड, कि एक तो न्यूक्लियोटाइड था ना, कि जिसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर और हमारे पास फॉस्फोरिक ग्रुप तीनों अटैच होते हैं। लेकिन जब बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड की, तो न्यूक्लियोसाइड वो होता है जिसमें क्या होता है कि जब पेंटोज शुगर सिर्फ नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होती है, यानी कि 1 कार्बन के साथ जब जाकर नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता, इसमें सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर पाई जाती है। ये नीचे आपको स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है कि ये हमारे पास एक राइबोस शुगर थी और ऊपर उसके ये हमारे पास एक न्यूक्लियोसाइड था। तो अब इसको जब न्यूक्लियोसाइड है तो हम इसको फिर नाइट्रोजन बेस अगर एडेनिन अटैच हुई है तो न्यूक्लियोसाइड की वजह से हम इसको एडिनोसिन का नाम दे देंगे। अगर गवानीन यहाँ पर अटैच होती है तो ग्वानोसिन, अगर साइटोसिन तो साइटोसिन, और थाइमिन है तो थाइमोसिन। तो ये डिफरेंट नाइट्रोजन बेसिस के अटैच होने से इसके कारण पर सिन लग जाएगा, SIN को लगा देंगे। तो ये हमारे पास किसका नाम बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड का नाम बन जाएगा। ये हमारे पास आगे कुछ कंपोनेंट्स हैं ATP के बारे में। तो ATP मैंने पहले बताया कि न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो अगर उसमें सिर्फ बात कर रहे हैं नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर की, तो वो हमारे पास एक न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड में हम उसको अगर एडेनिन अटैच है तो एडिनोसिन। तो अगर आगे फिर हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास सिर्फ नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर होगी। तो कि ये आपको नजर आ रहा है, ये पहली जो लाइन नजर आ रही है दैट इज द न्यूक्लियोसाइड। तो इसमें उन्होंने नाम उसको क्या दिया है, एडिनोसिन का नाम दिया है। अब उसके बाद उन्होंने आगे 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच किए हुए हैं। तो अगर तो एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होने की वजह से हम उसको नाम देंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, AMP जिसको कहा जाता है, AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद सेकंड, अगर उसके बाद 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होंगे, यानी कि 2 को, अभी पहले उन्होंने एक को किया था, 2 यहां से लेके यहां तक का जो स्ट्रक्चर है, अब इसको हम क्या नाम देंगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का, यानी कि अब उसके साथ डाई का मतलब 2 हो गया, तो 2 फॉस्फेट ग्रुप, 1 और 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गए। अब तीसरा जो नाम है, तीसरा वो यहां से स्टार्ट हो रहा है और इधर आकर खत्म हो रहा है। तो ये हमारे पास 3 फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच हो गए, 1, 2 और 3, ये 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गए। तो इसकी वजह से इसका जो नाम हो जाएगा वो नाम हो जाएगा एडिनोसिन, इसका जो नाम हमारे पास क्या कहलाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ATP। तो ATP को हम यही कहते हैं ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हमारे पास किसके बारे में है, कंपोनेंट ऑफ ATP के बारे में है। क्या सिंगल अगर नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर है तो उसको हम एडिनोसिन का नाम दे देंगे, क्योंकि वो क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। लेकिन जब बात करेंगे उसके साथ अगर एक फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच हो रहा है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनो मीन 1 फॉस्फेट ग्रुप उसके साथ अटैच होगा, तो उसको हम AMP भी कह सकते हैं। सेकंड, अगर उसके साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच हो जाते हैं नया न्यूक्लियोसाइड के साथ, तो वो हमारे पास बन जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और अगर न्यूक्लियोसाइड के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये ATP कहलाएगा। तो दैट इज द न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, कि अगर पूरा अगर इसको देखा जाए फॉस्फेट ग्रुप अगर एक के साथ भी अटैच हो गया, AMP भी बन गया, तो वो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, नॉट अ न्यूक्लियोसाइड। बट व्हेन नो फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट विद पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, इट इज अ न्यूक्लियोसाइड। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू स्टूडेंट्स।